नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। पड़ोसी देश में हिंसा के बाद पैदा हुए राजनीतिक संकट पर भारत की नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश के हालात की दी गई जानकारी। बांग्लादेश में हिंसा के बीच प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना ने छोड़ा देश। सेना प्रमुख ने आंतरिक सरकार के गठन की घोषणा की। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास, गृह मंत्री के घर और अवामी लीग के दफ्तर पर बोला धावा। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट के बीच भारत बांग्लादेश सीमा बंद, बीएसएफ सतर्क, सीमा पर कड़ी निगरानी। दोनों देशों के बीच संचालित होने वाली विमान और रेल सेवाओं पर असर। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। लोकसभा ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के लिए प्रस्तावित अनुदानों की मांगों पर उनसे संबंधित विनियोग विधेयक को गिलोटीन के माध्यम से दी मंजूरी। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से जुड़ा बिल भी सदन में पेश। राज्यसभा में पेश किया गया तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन बिल। उत्तर से दक्षिण तक बारिश, बाढ़, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मौसम की मार। केरल के वायनाड में लापता लोगों को खोजने का कार्य जारी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात बांग्लादेश की सियासी परिवर्तन की। पड़ोसी देश में हिंसा के बाद पैदा हुए राजनीतिक संकट पर भारत ने पूरी नजर बनाए रखी है। बांग्लादेश के ताजा घटनाक्रम के बाद पैदा हालात की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के ताजा हालात से अवगत कराया गया। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहे। इससे पहले बांग्लादेश से बहुत बड़ी खबर सामने आई जब वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। बीते लंबे समय से बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान भी जा चुकी है तो हजारों लोग घायल भी हुए हैं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद वहां के सेना प्रमुख ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाने की अपील की और अंतरिम सरकार के गठन की बात कही। फिलहाल बांग्लादेश में काफी अस्थिर माहौल है, लेकिन प्रदर्शनकारियों की शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पूरी होने के बाद अब उम्मीद है कि जल्द ही वहां शांति बहाल होगी। सोमवार का दिन ढाका के चौक चौराहों पर आम लोगों का कब्जा था। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की गूंज से बदलाव की आहट सुनाई दे रही थी। ढाका की सड़कों पर चलने वाले अधिकतर लोगों का रुख प्रधानमंत्री आवास की ओर था, जैसे वो घर से ये तय कर निकले थे कि प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा हर हाल में लेकर ही लौटेंगे। सेना प्रमुख वकारुज्जमा ने मीडिया के सामने आकर उनके इस्तीफे की घोषणा की। इस तरह उनका 15 वर्ष के शासनकाल का अंत हो गया। साथ ही सेना प्रमुख ने जल्द ही अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और हम देश को चलाने के लिए फिलहाल अंतरिम सरकार बनाएंगे। देश अब अंतरिम सरकार चलाएगी। सेना प्रमुख की इस घोषणा के बाद प्रधानमंत्री आवास के बाहर खड़े लोगों ने विक्ट्री साइन दिखाकर अपनी जीत का जश्न मनाया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए। तस्वीरों में प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री आवास का सामान उठाकर ले जाते हुए देखा जा सकता है। हालांकि इससे पहले शेख हसीना सेना के हेलीकॉप्टर से अपने परिवार के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर जा चुकी थी। सेना प्रमुख ने अलग अलग राजनीतिक दलों से मुलाकात की। उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों से घर लौट जाने की अपील की। कृपया सेना पर भरोसा रखें। मैं जिम्मेदारी लेता हूं और लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने का वादा करता हूं। सेना पर विश्वास न खोएं।
हम आपकी मांगें पूरी करेंगे और शांति और सद्भाव वापस लाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने आम लोगों से लॉन्ग मार्च टू ढाका का आह्वान किया था। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ दल के समर्थकों के बीच अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसक झड़प में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। सभी बड़े शहरों में लाखों की तादाद में लोग शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। राजधानी ढाका पर प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। लाखों लोग प्रमुख चौराहों पर जमा हो गए। सरकार ने रविवार की शाम ही कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं दिखाई दिया। उल्टे प्रदर्शनकारियों ने नागरिक सविनय अवज्ञा का ऐलान कर दिया, यानी सरकार को बिजली का बिल टैक्स देने से मना कर दिया। सरकार ने अपने खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन से निपटने के लिए सोमवार से 3 दिन की छुट्टी की घोषणा की। छुट्टियों के दौरान सभी निजी और सार्वजनिक संस्थान, बैंक, अदालतें और शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के लिए कहा गया। ढाका के मौजूदा हालात में प्रदर्शनकारियों ने धनमंडी इलाके में गृह मंत्री के आवास में भी घुसकर तोड़फोड़ की। राजनीतिक उथल पुथल के बीच 3G और 4G के नेटवर्क को बहाल कर दिया गया है। कंपनी ने कहा है कि हालिया राजनीतिक उथल पुथल के दौरान मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद होने के बावजूद वॉयस और SMS कनेक्टिविटी बरकरार रखी गई थी। बांग्लादेश में पिछले महीने से ही छात्र आंदोलन पर हैं। पहले उनकी मांग सरकारी नौकरियों में आरक्षण को खत्म करने की थी। बाद में वो शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की मांग करने लगे। पड़ोसी देश में हिंसा के बाद पैदा हुए राजनीतिक संकट पर भारत बांग्लादेश सीमा पर भी पूरी चौकसी बरती जा रही है। भारत बांग्लादेश पेट्रापोल सीमा को बंद कर दिया गया है। भारत से बांग्लादेश गए सभी ट्रक चालकों को BSF ने वापस भारत बुला लिया है। पेट्रापोल सीमा पर सभी को 500 मीटर दूर ही रोका जा रहा है और BSF को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बांग्लादेश में मौजूदा हालात के मद्देनजर ढाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को फिलहाल बंद कर दिया गया है। वहां के हालात का भारत और बांग्लादेश के बीच संचालित होने वाले विमान और रेल सेवाओं पर असर हुआ है। एयर इंडिया ने भी सुरक्षा के मद्देनजर ढाका जाने और वहां से आने वाली अपनी उड़ानों का संचालन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। भारत बांग्लादेश के बीच सभी ट्रेन सेवाएं भी फिलहाल 6 अगस्त तक रद्द कर दी गई हैं। जिन ट्रेनों का संचालन रद्द किया गया है उनमें कोलकाता ढाका, कोलकाता मैत्री एक्सप्रेस, कोलकाता खुलना, कोलकाता बंधन एक्सप्रेस और ढाका न्यू जलपाईगुड़ी ढाका मिताली एक्सप्रेस शामिल है। लोकसभा में सोमवार को वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए प्रस्तावित अनुदानों की मांगों और उनसे संबंधित विनियोग विधेयक को गिलोटीन के माध्यम से मंजूरी प्रदान कर दी गई। सदन ने इस संबंध में कुछ सदस्यों के कटौती प्रस्तावों को नामंजूर करते हुए इसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान की मांगों को एक साथ बिना चर्चा के पारित कराने की प्रक्रिया गिलोटीन कहलाती है। वित्तीय कामकाज के अलावा संसद के दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज देखने को मिला। लोकसभा में गोवा के आरक्षण से जुड़ा बिल पेश हुआ तो राज्यसभा में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ा विधेयक लाया गया। राज्यसभा में ही कृषि मंत्री ने उनके मंत्रालय पर हुई चर्चा का जवाब दिया तो सदन के बाहर वक्फ बोर्ड के बिल की चर्चाओं पर भी जमकर बयानबाजी देखने को मिली। संसद में विधायी कामकाज को लेकर भी काफी प्रगति हो रही है। लोकसभा में गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से जुड़ा विधेयक पेश किया गया। इस बिल को 16 मार्च को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। I move for leave to introduce a bill for enabling reservation of seats in accordance with Article 332 of the Constitution for effective democratic participation of members of scheduled tribe and to provide for the readjustment of the seats in the Legislative Assembly of the state of Goa, insofar as such readjustment is necessitated by inclusion of certain communities in the list of scheduled tribes in the state of Goa and for matters connected herewith or incidental thereto. उधर राज्यसभा में तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक को सदन के पटल पर रखा गया। I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Oil Fields Regulation and Development Act 1948.
राज्यसभा में कृषि मंत्रालय के कार्यकरण पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने के लिए कांग्रेस पार्टी और नेता विपक्ष राहुल गांधी की आलोचना की। मैं कभी आलोचनाओं में विश्वास नहीं करता, लेकिन नाटक से किसान की जिंदगी नहीं बदलेगी। सभापति महोदय, 2023 का वीडियो है सोनीपत का। अचानक एक खेत में पहुंच जाते हैं, किसानों से ज्यादा वहां कैमरामैन थे, कैमरे पहले से फिक्स थे, कहां फोकस किए जाएंगे ये तय था। 2 लोग पकड़ के उनको खेत में ले जा रहे हैं। खेत में पहुंचने के बाद उनको पता ही नहीं खेत में करना क्या है। संसद भवन परिसर के बाहर सत्ता और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर जारी रहा। वक्फ बोर्ड में संशोधन से जुड़े बिल के जल्द संसद में पेश होने की चर्चाओं पर सत्ता और विपक्ष के नेताओं ने एक दूसरे पर खूब निशाना साधा। वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्तियां उस पर मुस्लिम ठेकेदारों का कब्जा है और उसका उपयोग समाज के लिए नहीं होता है। ये विधेयक निश्चित तौर पर वक्फ संपत्तियों को जनता के उपयोग के लिए लाने में काम देगा। अभी वक्फ में इतने घपले हैं, माफियागिरी है, वो समाप्त होगी और एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था कायम होगी, जिसका स्वागत करें। ये एजेंडे में नहीं था, बीएससी की बैठक हुई उसमें नहीं था। तो मेरा इतना कहना अगर ला रहे हैं तो जिस समुदाय के लिए ला रहे हैं उससे बात करें, फिर अपने सहयोगियों से बात करें, फिर जो उसका स्वरूप बने हमसे बात करें। हमको निश्चित रूप से पढ़ने के बाद, ड्राफ्ट देखने के बाद प्रतिक्रिया देंगे। गौरतलब है कि संसद में मौजूदा सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप खूब देखने को तो मिला है, साथ में जमकर कामकाज भी हो रहा है। कुमार आलोक, राजेश राज, ऋषि कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। गोवा विधानसभा में एसटी समुदाय के प्रतिनिधित्व से जुड़े इस विधेयक की लंबे समय से मांग की जा रही थी। अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने से संबंधित ये एक खासा महत्वपूर्ण विधेयक है। उत्तरी गोवा से 6 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने संसद भवन परिसर में डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत में कहा कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद वर्तमान गोवा विधानसभा की 40 सीटों में से 4 सीटों को अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। विधानसभा की 40 सीटों में से 4 सीटें एसटी कम्युनिटी को देने को लेकर लोकसभा में आज एक खासा अहम बिल प्रस्तुत किया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक साहब हैं। सर, आप गोवा से आते हैं, विधानसभा को लेकर जो बिल है वो कितना इम्पोर्टेंट देखने से? ये बिल बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़े पिछले सालों का थोड़ा ब्यौरा देता हूँ आपको। ये एसटी कम्युनिटी जो आज है उसको ओबीसी से एसटी में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था और ये प्रोसेस उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन देना असेंबली में, यह भी हमारे पश्चात बहुत वक्त से चालू था। आज वो हमने पीछे लग के पार्लियामेंट में वो आ गया और 100% हो जाएगा। उनको एक सही तरह का न्याय उन एसटी कम्युनिटी को मिलेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ही वो कर सकती है। इतने साल वहाँ कांग्रेस शासन में थी, ये बेचारे बार बार मांग कर रहे थे लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये मौका उनको रिजर्वेशन आज देने का काम किया है। नायक साहब, आप गोवा से ही आते हैं और लंबे समय से विधानसभा के स्वरूप में एसटी कम्युनिटी के प्रतिनिधित्व की बात चल रही थी। हालांकि एक सीट एसटी कम्युनिटी के लिए वहां पर है, क्योंकि अभी आपकी बीजेपी की सरकार है, तो ये विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया गया और अब लोकसभा में अगर बिल की स्वरूप में जब इस पे पास किया जाएगा तो खासा अहम माना जा सकता है इस बिल। जरूर। ये कम्युनिटी जो अभी भी आदिवासी टाइप कम्युनिटी है और उनके प्रतिनिधि हर लोकतंत्र के इसमें आना ये हमारी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी हमने निभा ली है, भारतीय जनता पार्टी ने निभा ली है। मैं उन सबको फिर एक बार, उनको हम बार बार कहते थे लेकिन वो थोड़ा पुश कर रहे थे, अभी चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। आखिर वो सही तरफ से बिल बन के वो आना चाहिए। आज ये हो गया है, मुझे भी बहुत खुशी है और मैं उन सबको एसटी कम्युनिटी को बधाई देता हूँ। ये थे केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक साहब, जिनका साफ तौर पर मानना है कि गोवा विधानसभा में एसटी कम्युनिटी को 4 सीटें देने का प्रावधान खासे लंबे समय से माना जा रहा था और ऐसी मांग की जा रही थी कि सभी कम्युनिटी की बराबर विधानसभा में भागीदारी हो। हालांकि आज लोकसभा में ये अहम बिल
प्रस्तुत किया गया है। अब इस पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद जिस तरह से श्रीपद नायक जी ने कहा कि निश्चित तौर पर गोवा विधानसभा में एसटी कम्युनिटी को भी बराबर का अधिकार मिलेगा। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। तमिलनाडु के एक गांव के निवासियों को अभूतपूर्व चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यहां पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड का स्वामित्व है, जिससे उन्हें अपनी संपत्तियों को बेचने या कानूनी रूप से पंजीकृत करने से रोका जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु के थिरुचेंथुराई के किसान राजगोपाल के सामने परेशानी है कि वे अपनी जमीन नहीं बेच पा रहे हैं। राजगोपाल ने अपनी बेटी की शादी के लिए कर्जा लिया था और अब वो इसे चुकाना चाहते हैं, लेकिन उनके रिश्तेदारों और गांव वालों का कहना है कि जैसा कर्जा लेने की उनके सामने मजबूरी थी, वैसी ही मजबूरी अब जमीन बेचने को लेकर है। राजगोपाल चाहकर भी अपनी जमीन नहीं बेच पा रहे हैं। इसमें दीवार बनकर खड़ा हो गया है तमिलनाडु का वक्फ बोर्ड। Now the people of this village literally live in fear because if you look at my own property or my father's property where he lives, this is a property, I think if I'm right, was first registered in 1917 and the construction started. It's a very old building, and likewise there are so many other buildings which are there, and we have got encumbrance certificates, and some of them have got the encumbrance certificates right from 1950 onwards, immediately after the independence. And in none of the applications which we applied for when they got the encumbrance certificate, there was no mention that this village was part of the Waqf property. In fact, I had even spoken to the members of the Waqf board. I had spoken to some of the senior officials. They were also surprised, but they gave their own explanation because they had to defend something which cannot be defended. दरअसल थिरुचेंथुराई गांव की पूरी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है। अब जमीन बेचने के लिए बोर्ड से एनओसी लेना जरूरी है। दरअसल तमिलनाडु राज्य वक्फ बोर्ड रजिस्टर में 28 दिसंबर 1956 में थिरुचेंथुराई का पूरा गांव आरकोट के नवाब अनवरुद्दीन खान के अधीन था, लेकिन नवाब ने इसे वक्फ को दान में दे दिया था, जिसके बाद पूरे गांव की जमीन वक्फ के अधीन है। इस्लामी कानून के तहत धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों को वक्फ कहा जाता है। वक्फ का स्वामित्व अपरिवर्तनीय हो जाता है और अल्लाह को समर्पित होता है। इन संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए मुतवल्ली की सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति की जाती है। वक्फ बोर्ड वर्तमान में पूरे भारत में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करता है, जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। ये संपत्ति सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद तीसरी बड़ी संपत्ति किसी एक संस्था के पास है। वक्फ अधिनियम 1995 और इसके 2013 संशोधन का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करना है, लेकिन अधिनियम प्रभावशाली नहीं है, जिसकी तस्दीक करते हैं लगातार सामने आ रहे अतिक्रमण, कुप्रबंधन, स्वामित्व विवाद के मामले। वक्फ के 40,951 मामले न्यायालयों में फिलहाल लंबित हैं। ये वक्फ प्रबंधन की जटिलता है कि मामलों का निपटान नहीं हो पा रहा है। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए एक जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने याचिका में कहा है कि धर्मनिरपेक्ष देश में केवल एक धर्म की संपत्तियों की रक्षा करके भेदभाव होता है। इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। भारत के वक्फ की तरह शक्तियां तुर्की, मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों में भी नहीं है। We now are learning that the Prime Minister and the NDA 3 government is going to bring about some amendments, around 40 amendments to the Waqf Board Act, which I think should provide a relief, because all these things happened under the Congress regime. If I'm right, in 1995, when the Waqf Board Act came into existence, and then again in 2012 or 13, when they brought in several amendments which allowed the Waqf Board to enlist any property. उम्मीद है कि वक्फ में सुधार के बाद तमिलनाडु के राजगोपाल जैसी मुश्किल सामने नहीं होगी और लगातार अनियमितता और अतिक्रमण विवाद के मामलों पर रोक लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अयोध्या में रेप पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के क्वीन मैरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता को कड़ी सुरक्षा और डॉक्टर्स की देखरेख में लखनऊ लाया गया। दरअसल अयोध्या जिला महिला अस्पताल में बेहतर सुविधाएं न होने की वजह से पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया।
इस बीच अयोध्या गैंगरेप मामले में भाजपा के राज्यसभा सदस्य बाबूराम निषाद के नेतृत्व में अयोध्या गई 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को सौंप दी है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लगभग 4 पन्नों की है। इस रिपोर्ट में कुछ अहम बातें भी डेलीगेशन ने लिखी हैं। खासतौर से सपा पर सीधा हमला बोला गया है। लोकल पुलिस की भूमिका के साथ साथ मुआवजा बढ़ाने की बात भी इस रिपोर्ट में कही गई है। अयोध्या से नाबालिग रेप मामले में भाजपा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को लेकर भाजपा सांसद बाबूराम निषाद ने कहा कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की नार्को और डीएनए टेस्ट की मांग निंदनीय है। यूपी सरकार अपराधी को सजा देगी। बाबूराम निषाद ने पीड़ित परिवार को मुआवजे को लेकर कहा कि परिवार की आर्थिक हालात बेहद खराब हैं, इसलिए 5 लाख से ज्यादा मुआवजे की जरूरत है, जिसे लेकर वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात करेंगे। की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अयोध्या पहुंची। हमारे साथ बाबूराम निषाद जी हैं जो कि राज्यसभा सांसद हैं और उन्होंने इस कमेटी का नेतृत्व किया। सर, क्या पाया अयोध्या में, कमियां क्या रह गई? अयोध्या में जाकर उस गांव पे जब गए तो गांव में उस बेटी की मां से मिले और जब मां से मिले तो उनका हाल बुरे थे। ये घटना तो एक सामने आ गई, लेकिन वो दुराचारी ऐसी तमाम घटनाएं घटित कर चुका है और सभी घटनाओं को उसने अपने बाहुबल और धनबल के आधार पर छिपाता रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और उस पार्टी के उनके वरिष्ठ नेता चाचा शिवपाल सिंह जी एक डीएनए की जांच की मांग कर रहे हैं, एक नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। उस मुहित खान को बचाना, डीएनए और नार्को टेस्ट की बात करना, मैं कहता हूं कि ऐसी घृणित राजनीति, ऐसी गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुआवजे को बढ़ाने की मांग की गई है। लोकल पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाया गया है। निश्चित रूप से लोकल पुलिस की भूमिका ठीक नहीं थी। उस पे सरकार ने कदम उठाया, तत्काल उस पे कार्रवाई हुई है। अभी जांच चल रही है जैसा कि मुझे पता चला है, और सरकार जो इस दायरे में आएंगे उन पे कार्रवाई आगे करेगी। ये हमने स्वतः संज्ञान लिया है कि बहुत ही असहाय स्थिति में है वो महिला, वो परिवार, क्योंकि उस परिवार में कोई पुरुष नहीं है। 3 बेटियां, एक छोटा सा बेटा और माँ, कमाने खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमने स्वयं स्वतः कहा है कि हम योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से मिलकर आग्रह करेंगे कि प्रथम दृष्टया उन्होंने 5 लाख की सहायता पहुंचा दी है, लेकिन और उसको सहायता पहुंचा दी जाए तो अच्छा हो। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद जी, जिनका कहना है कि पीड़ित बच्चे की डीएनए और बात की जाए नार्को टेस्ट की जो बात समाजवादी पार्टी कर रही है बेहद ही निंदनीय है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। बरेली की सुभाष नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग किशोरी के धर्मांतरण और शारीरिक शोषण करने वाले सलमान को पुलिस ने 2.5 महीने बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सलमान पर मुकदमे में अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और धर्म परिवर्तन की धाराएं दर्ज की गई हैं। दरअसल 9 मई की रात में नाबालिग किशोरी का अपहरण किया गया था। इस संबंध में डीएसपी संदीप सिंह ने बताया कि पुलिस को इस मामले में सफलता मिली है। आरोपी सलमान नाम का युवक है। इस संबंध में आज टीम को सफलता मिली और प्रातः अपहृता के साथ साथ सलमान की गिरफ्तारी की गई। अपहृता से पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपी सलमान के द्वारा उसका शारीरिक शोषण किया गया, साथ ही साथ उसका धर्म परिवर्तन भी कराया गया। अतः मुकदमे में इन सुसंगत धाराओं की वृद्धि करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। पीड़िता की मां ने हिंदू संगठन के प्रमुख दुर्गेश गुप्ता की सराहना की, साथ ही आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। दुर्गेश यादव जो है उनने हमारी मदद की थी, 2 महीने हो गए उसे, तो मेरी लड़की आ पाई और इस घटना में इस लड़के को मतलब सख्त से सख्त सजा दी जाए। वहीं हिंदू संगठन के प्रमुख दुर्गेश गुप्ता ने बताया कि आरोपी नाबालिग को हिमाचल प्रदेश ले गया था। शारीरिक शोषण के अलावा लड़की का नाम भी बदला गया।
सलमान नाम का व्यक्ति उस लड़की को, नाबालिग लड़की को हिमाचल प्रदेश ले गया था। वहाँ पर उसने मरियम नाम से उस लड़की का नाम शो करा है और उसको धर्म परिवर्तन भी उसका करवाने का प्रयास करा गया है। नाथ नगरी सुरक्षा समूह द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली से इस प्रकरण में पूरी भेंट करी गई और पूरा प्रकरण उनके संज्ञान में डाला गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस प्रकरण को पूरा गंभीरता से लिया। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन के स्वामित्व को लेकर दायर 18 सिविल वादों की सुनवाई हो रही है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन कर रहे हैं। इससे पहले कोर्ट ने 15 मामलों की सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष की 5 आपत्तियों को खारिज कर दिया था। ट्रायल कोर्ट 12 अगस्त से सभी मुकदमों पर एक साथ सुनवाई शुरू करेगा। माननीय न्यायालय के आदेश 1 अगस्त 2024 को आने के बाद ये प्रथम तारीख पर हमारे वादी नंबर 6 वाद नंबर 4 में जो वादी नंबर 6 भगवान केशव देव जी महाराज, लड्डू गोपाल जी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित रहे। बहुत खुशी की बात है। सूट नंबर 3 की सुनवाई पहले ही हुई। उसके जो शायद अधिवक्ता थे उन्होंने गलती से जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट न्यायालय लिख दिया गया था शायद, तो इसी वजह से कोर्ट ने उनको कुछ कहा, फटकार लगाई, थोड़ा सा उसको सही कीजिए। तो सही करने का उसको टाइम दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम में एक विशेष समुदाय द्वारा लैंड जिहाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस गांव में आदिवासी, दलित और पिछड़े समुदाय निवास करते हैं वहां एक एक करके प्लॉट्स खरीदकर जनसंख्या को बदल दिया जा रहा है और इसे नए कानून के द्वारा हम रोकेंगे। In various part of Assam, because of the demography changes, original communities like Sidal tribe, Sidal caste, post-Rajbangshi, they are becoming minority and their property is also being purchased through deploying various dubious methods. If in a particular village is surrounded by a village of a different community and then you start putting pressure on the village which is in the margin, at some point of time villagers are forced to dispose their land. So we are bringing a law which will prohibit inter-community law, only restrict land sales to inter-community. Sidal tribe will sell their land only to Sidal tribe. Sidal caste will sell their land only to Sidal caste, and OBC will sell their land only to OBC in the undivided Gwalpara district, where demographic invasion is now at the peak. So there are various other actions we are going to take in next 2 years. जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने और उसके विभिन्न पहलुओं पर जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजी दिलबाग सिंह ने डीडी न्यूज से खास बातचीत की। 5 अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटा और तब से लेकर अब तक 5 साल यानी कि आधा दशक, क्या कुछ बदला है कश्मीर में और नया कश्मीर की क्या है दशा और दिशा? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिलबाग सिंह जी, पूर्व महानिर्देशक जम्मू कश्मीर पुलिस। नया कश्मीर दरअसल कितना नया है अब? देखिए, 5 साल की तुलना अगर 75 साल के पुराने जम्मू कश्मीर के साथ करें तो मुझे लगता है कि 5 साल जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में इनका एक नुमाया स्थान है, नुमाया जगह है, नुमाया रोल है और ये बिल्कुल हटके हैं। ये नए कश्मीर की तस्वीर की मैं समझता हूँ कि एक आगाज़ का जो फेज़ है उसके कहीं आगे निकल चुके हैं। अब इस वक्त वो जम्मू कश्मीर जिसने इतना लंबा ब्लड बाथ देखा, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में नौजवान बच्चों की जानें ज़ाया हुई, परिवारों का बहुत बड़े नुकसान हुए, सरकार की प्रॉपर्टीज़ को जगह जगह पर टेररिस्ट ने पाकिस्तान की एजेंसियों के इशारे पर तबाह किया और जहाँ तक कि आम जिंदगी जम्मू कश्मीर में रहने वाले की पूरी तरह धर्म भ्रम करके रख दी थी और वो चाहते नहीं थे कि किसी भी तरह की कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी जहाँ पर हो, कोई एजुकेशनल कार्रवाई हो, बच्चों को कोई पॉजिटिव रास्ता मिले ताकि बच्चे अपने फ्यूचर को, कैरियर को बना सकें, लोग चैन से, अमन से घर पे बैठ सकें।
उस दौर को छोड़ करके आज उस दौर में शामिल हुए हैं जहां वो सब चीज़ें जो पिछले लंबे अरसे तक दहशतगर्दी की बदौलत जम्मू कश्मीर के लोगों को सफ़रन से, पीड़ा से गुजार रही थी, वो दिन पीछे गए हैं। बहुत हद तक हम लोग कामयाब हुए हैं कि लोगों को अमन की ज़िंदगी, नॉर्मल कारोबार उसको करने का मौका दें। अनुच्छेद 370 का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि जब ज़हनी तौर पे आप ये मानना शुरू हो जाएं कि मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है, तो अब हम झेलम से उठकर भारत सरकार का जो हीलिंग टच है, वो हीलिंग टच वहां तक जा रहा है जहां जिनके लिए वो हीलिंग टच। झेलम से उठ के गंगा तक का अगर हम अपने आप को जोड़ सकते हैं नाता, हम बड़े मुल्क के, वसी मुल्क के हम हिस्सा हैं। हमें ये फीलिंग होनी चाहिए कि हमें फ़ख्र करना चाहिए इस पे। दरिया अगर समुंदर में शामिल हो जाता है तो उसकी हैसियत कम नहीं होती, उसकी हैसियत बड़ी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि वो एहसास लोगों के बीच में पनप रहा है, पैदा हुआ है। लोग समझते हैं कि उनकी हैसियत पहले से बड़ी है और मैं समझता हूँ कि अब ज़रूरत है जो रास्ता अमन और तरक्की का आगे बढ़ रहा है, इसको और स्पीड दी जाए, इसका वॉल्यूम, इसका दायरा और वसी किया जाए, नौजवान को और अच्छे से एंगेज किया जाए ताकि वो बाकी रास्ते जो नेगेटिविटी की साइड पे जाते हैं उनको छोड़ करके पॉजिटिविटी की राह पर गामजन रहे, पॉजिटिविटी की राह पर चले। बहुत हद तक यूथ को एंगेज करने में अलग-अलग खित्तों में कामयाबी मिली है। टूरिज्म से रिलेटेड जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश देंगे उतना ही ज़्यादा अलग अलग लेवल्स के ऊपर लोग बेनिफिशियरी उसके होंगे। टूरिज्म में बहुत बड़ा बढ़ावा और रोजगार में बढ़ोतरी, अलगाववाद का खात्मा और टेररिज्म का पूरी तरह से खात्मा। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद नई कश्मीर की कहानी बहुत बेहतरीन है। कैमरा पर्सन बीम के साथ मैं सकल भट्ट, डीडी न्यूज़ के लिए। जयपुर के सरकारी स्कूलों में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का अध्याय पढ़ाया गया। राज्य सरकार ने इस दिन को स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान शिक्षकों ने छात्रों को बताया कि कैसे एक देश में दो विधान और दो निशान थे और इसे 5 अगस्त 2019 को निरस्त किया गया। शिक्षकों का मानना है कि छात्रों को देश के इन अध्यायों की भी जानकारी होनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर दो निशान, दो विधान चल रहे थे, उसके खिलाफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन किया। जब तक स्कूल के छात्र, जो हमारी भावी पीढ़ी है, वो हमारे उन अध्यायों का, काले अध्यायों का अध्ययन नहीं करेगी कि किस प्रकार से हमारे देश के अंदर इस प्रकार के कृत्य हुए जिनके कारण से देश के अंदर विभाजनकारी, षड्यंत्रकारी गतिविधियां सम्मिलित हुई, इसलिए उनको जानकारी जरूर चाहिए। विश्व मांगल्य सभा की ओर से दिल्ली में महिला जनप्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों के परिवारों की महिलाओं का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरतलब है कि 3 वर्षों से यह विभाग कार्य कर रहा है और देश भर के 12 राज्यों में इनकी शाखाएं हैं। इसके बारे में बताते हुए सामाजिक कार्यकर्ता मल्लिका नड्डा ने कहा कि अगर परिवारों में संस्कार हैं तो राष्ट्र में संस्कार हैं। उन्होंने महिलाओं की भूमिका के बारे में बताते हुए कहा कि वो कई रूपों में समाज में कार्य करती हैं और आने वाली पीढ़ी को भी वो संस्कार देती हैं। हम सब विश्व मांगल्य सभा से यही विषय को समझते हैं कि ऐसी संस्था जो विश्व के मंगल की कामना करते हुए विश्व में मातृशक्ति का आह्वान कर रही है कि मातृशक्ति जो राष्ट्र की शक्ति है वो राष्ट्र की शक्ति बनकर आगे बढ़े और राष्ट्र के निर्माण में, परिवार के निर्माण में, समाज के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाए। राष्ट्रीय राजधानी के नेशनल मीडिया सेंटर में भारतीय प्रेस परिषद द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। और देश के अनेकों हिस्से इन दिनों भारी बारिश से परेशान हैं। पहाड़ी राज्यों में बारिश से हो रहे भूस्खलन की वजह से कई रास्ते अवरुद्ध हो गए तो कई स्थानों पर लोग फंसे हुए हैं, जिनके लिए राहत और बचाव काम जारी है।
प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केरल में लगातार राहत और बचाव का काम चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के समेज रामपुर में आई आपदा के बाद तलाशी अभियान जारी है। ड्रोन और स्निफर डॉग्स की भी सहायता ली जा रही है। सड़कों की मरम्मत का काम भी जारी है। बरामद हो रहे शवों की डीएनए जांच कराई जा रही है ताकि उनकी पहचान हो सके। मौसम विभाग ने मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू में भारी बारिश की आशंका जताई है और फ्लैश फ्लड के लिए चेतावनी जारी की जा रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदार घाटी के विभिन्न पड़ावों पर 5वें दिन भी राहत और बचाव अभियान जारी रहा। सेना और एनडीआरएफ अलग अलग स्थानों पर फंसे तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने में जुटी हुई नजर आई। वहीं केरल के वायनाड में मृतकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कुछ शवों की शिनाख्त भी नहीं की जा सकी है। बचाव अभियान में जुटी टीमों को कई अज्ञात लावारिस शव भी मिले हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशानुसार शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सेना ने अब रडार के माध्यम से लोगों को खोजने का काम शुरू कर दिया है। सेना के द्वारा रडार यहाँ पर पहुंचाया गया है और उस रडार के द्वारा यहाँ पर खोजा जा रहा है जो लोग मिसिंग हैं। कठिन जितनी भी परिस्थितियाँ होती हैं, सेना का जो साहस है उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। यही कारण है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, जब सेना वहां पहुंच जाती है तो स्थितियां अनुकूल होना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर भी चूंकि अभी बड़ी संख्या में जो लोग मिसिंग हैं उनको खोजने का काम है, तो आप देखें सेना ने बड़े बड़े इक्विपमेंट पहुंचाए, एनडीआरएफ के लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, डॉग स्क्वाड पहुंचाए और अब रडार के द्वारा इस मलबे में जो लोग खो गए हैं उनको खोजने का प्रयास सेना कर रही है। इस बीच पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वायनाड भूस्खलन के लिए प्रकृति के दोहन को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने वायनाड आने के बाद कहा, लोगों का पुनर्वास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इको सेंसिटिव जोन में इस प्रकार का हैबिटेशन और इलीगल एक्टिविटी माइनिंग नहीं होनी चाहिए, उसका एक बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पे हुआ है। The data on the actuals, all that have to be coming in from the district administration and it should be endorsed by the state government also. Once it reaches me, I'll take it to the Prime Minister. वहीं महाराष्ट्र के पुणे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। पुणे के एकता नगर इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। नासिक में भारी बारिश के कारण गोदावरी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, तो गुजरात के नवसारी जिले में भारी बारिश के कारण अंबिका नदी भी उफान पर है और जिले के कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इस वजह से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते जबलपुर में नर्मदा पर बने बरगी बांध के 17 गेट खोल दिए गए हैं। राजस्थान के अजमेर में भी भारी बारिश से कई हिस्सों में जलभराव देखने को मिला, तो श्रीनगर और गुवाहाटी के कई हिस्सों में भी बारिश हुई है। वायनाड से नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब नजर डालते हैं पेरिस ओलंपिक से जुड़ी खबरों पर। पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला पहलवान निशा दहिया को 68 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हार मिली। निशा का क्वार्टर फाइनल में सामना उत्तर कोरिया के पहलवान पाक सोल गुम से था। निशा ने अच्छा खेल दिखाया और एक समय उन्होंने 6-1 की बढ़त भी बना ली थी, लेकिन इसके बाद उन्हें चोट लगी, जिसके चलते उत्तर कोरिया की पहलवान ने वापसी की और मुकाबले को 10-8 से जीत लिया। इससे पहले अंतिम 16 के मुकाबले में निशा ने यूक्रेन की पहलवान तेतियाना सोवा को 6-4 से हराया था। और वहीं भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। पुरुष एकल के ब्रॉन्ज मेडल मैच में लक्ष्य सेन को मलेशिया के जियाली ने 13-21, 21-16, 21-11 के अंतर से हराकर पदक पर अपना कब्जा जमा लिया। और वहीं पेरिस ओलंपिक के स्किट में एक्सट्रीम स्पर्धा में भारत कांस्य पदक से चूक गया। स्किट में एक्सट्रीम स्पर्धा में माहेश्वरी चौहान, अनंत सिंह की भारतीय जोड़ी का सामना चीन से था, जिसमें भारत को 44-47 के अंतर से हार झेलनी पड़ी। और समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। शुभ रात्रि।